हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस तरीके से असाइन करा जाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, सीआईपी रूल क्या होता है एंड हम लोग किस तरीके से वेज प्रोजेक्शन को फिशर या वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। देखो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये जनरली बहुत पहले जो है वो दिया गया था, यानी कि इसको जो डिराइव करा गया था बहुत पहले डिराइव करा गया था और ये इतना अप्रोप्रिएट भी नहीं है क्योंकि पहले की अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम जो हमारे पास में मॉलिक्यूल नोन थे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कंसिडर करते थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, कंसिडर करते थे। तो वहाँ तक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिमिटेड थी। लेकिन जब पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हो कि लैब के अंदर भी मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो, तो फिर नए नए एग्जाम्पल्स बनते गए, नए नए कंपाउंड्स बनते गए और धीरे धीरे ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है अब इसकी लिमिटेशंस आनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन को बनाया गया था जो कि एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन हर एक कायरल सेंटर पर आप असाइन कर सकते हो, जबकि डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप हर एक कायरल सेंटर पर असाइन नहीं कर सकते। ये जनरली सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के नोमेनक्लेचर के लिए ही लिखा जाता था। जब हमने ये देखा कि जो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हमारे पास में प्रोटीन्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो जो कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी मिरर इमेज इक्वल नहीं होती है, इनकी मिरर इमेज डिफरेंट होती है। तो हमारे पास में दो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर होगी। अब उन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को आपको कोई ना कोई ऐसा साइन बनाना पड़ेगा जिससे आप इनको समझ सको। नहीं तो देखो, आपके पास में एक कंपाउंड है ग्लिसरैल्डिहाइड, तो अगर ग्लिसरैल्डिहाइड आपके पास में है तो इसका मतलब अब ग्लिसरैल्डिहाइड का एक और मिरर इमेज बनेगा। तो दोनों को आप कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, तो उसके लिए डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया था। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आप एल्डिहाइड के लिए मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए लगा सकते हो, प्लस साथ में आप लोग इसके लिए लगा सकते हो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए भी आप लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। लेकिन कुछ टाइम बाद डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी लिमिटेशंस आने लगी, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको हटा दिया। लेकिन हमारे सिलेबस में अब भी हम जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो ग्लूकोज में आपने देखा होगा डी ग्लूकोज होता है और एक एल ग्लूकोज होता है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का सिग्निफिकेंस यहीं से हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता करा जाता है कि डी ग्लूकोज कौन सा और कैसे पता करा जाता है एल ग्लूकोज कौन सा होता है। डी अमीनो एसिड्स आपने पढ़े होंगे, एल अमीनो एसिड्स आपने पढ़े होंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि हम लोग बायोमोलिक्यूल के कुछ पोर्शन को यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में होते हैं, लेकिन एक मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि देखो, जब हम ऑप्टिकली एक्टिविटी को चेक कर रहे होते हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं पोलरिमेट्री ट्यूब। वहाँ से मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है उसको स्मॉल डी से लिखा जाता है, जबकि लेवोरोटेटरी को स्मॉल एल से लिखा जाता है। ये हमने बात करी थी। तो ध्यान रखना, स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होता है और कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्मॉल डी स्मॉल एल आप लोग प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हो, थ्योरेटिकली किसी मॉलिक्यूल में कोई भी पर्सन ये कंफर्म नहीं कर सकता कि गिवन मॉलिक्यूल स्मॉल डी है। आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर ये स्मॉल डी है तो उसका मिरर इमेज स्मॉल एल होगा, लेकिन आप थ्योरेटिकली ये बता सकते हो कि जो गिवन मॉलिक्यूल दिया गया है, जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट दिया गया हो, जो भी आपको प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स दिए गए हों, तो उसमें आप लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल बता सकते हैं, आर और एस भी बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल असाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल से देखो, इसके हम लोग रूल नहीं लिखेंगे, सही है। रूल इसलिए नहीं लिखेंगे तो रूल्स तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उनको याद रखेंगे और उनको जब भी प्रैक्टिस करेंगे उन पॉइंट्स को पहले हम लोग उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे 2-4 एग्जांपल्स करेंगे तो हमें रूल्स और सब याद हो जाएंगे और बहुत ईजिली मॉलिक्यूल को देख करके हम लोग डी और एल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो, डी जो है और एक हमारे पास में एल है। डी एल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया था। एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो, डी और एल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में एक तो एल्डिहाइड्स, मतलब जो कि हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
दूसरा की अगर हम बात करें अमीनो एसिड, तो पहले हम लोग एल्डिहाइड मतलब सॉरी बार बार एल्डिहाइड आ रहा है, इसको अवॉइड करें आप लोग। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अगर हम इसको डिस्कस करें तो बहुत ही सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि या तो ये इसमें आपको मिलेगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा या फिर आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। और अगर हम बात करें इनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होते हैं। तो इन सबको कंबाइनली अगर हम बोलना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप रखते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये सारा जो डिस्कशन है हम लोग बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने एक मॉलिक्यूल था कुछ इस तरीके से, यहाँ ऐसे लिखा हुआ था CHO, यहाँ लिखा हुआ था CH3, यहाँ लिखा हुआ था H और यहाँ क्या लिखा हुआ था OH, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा CH2OH, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इट इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लिसरेडिहाइड। क्या नाम लिखा जाता है इसको, इसका नाम लिखा जाता है ग्लिसरेडिहाइड। तो बहुत ही सिंपल है, एक चीज हमें ये याद रखनी है, ये वापस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आई कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देखो इसमें एक कायरल सेंटर है, और हमने ये बात करी थी कि अगर एक कायरल सेंटर होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसका मतलब उसके अंदर आप बोल सकते हैं कि उसकी मिरर इमेज जो आएगी वो दोनों मिरर इमेज कैसी होगी, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। और ये दोनों मॉलिक्यूल किस तरीके से कंसिडर करे जाएंगे, ये इनेंशियोमर की तरह कंसिडर करे जाएंगे। सिमिलर इसी तरीके से अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ हमने प्लेन मिरर रख दिया, और जैसे ही हमने यहाँ प्लेन मिरर रखा तो देखो यहाँ क्या बन चुका है CHO, यहाँ क्या बन चुका होगा बताओ, सॉरी यहाँ क्या बन चुका होगा, यहाँ बनेगा हमारे पास में OH, और यहाँ क्या आएगा H, और यहाँ बताओ क्या आएगा CH2OH, ठीक है। अब देखो ये भी ग्लिसरेडिहाइड है और ये भी क्या है ग्लिसरेडिहाइड, इसको भी आप लोग क्या लिखोगे ग्लिसरेडिहाइड, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी चेंज हुआ है, बस आप बोल सकते हो कि जो रोटेशन है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, और अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, वो हमको कुछ मेथड्स निकालने थे। तो उसके लिए हम लोगों ने D और L बनाए। अब देखो बहुत सिंपल है, हम टॉपिक पर आते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फालतू की बात कर ली। अब देखो आप सभी को पता है कि ये जो काम है ये इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया था। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये बस एक स्टोरी है, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ होगा, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो देखो आप सभी को पता है कि इंडियन साइंटिस्ट जो होते हैं या इंडियन लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं रखते हैं, या फिर बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो उतनी नहीं रखते हैं। वो हमेशा सिंपल चीज़ें, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो उसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये खास बात होती है, आपको पता ही है। तो क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी सी मीटिंग चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, या आप बोल सकते हो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए थे। उसमें क्या है कि एक इंडियन साइंटिस्ट था, ठीक, और सबको ये दिक्कत था कि ग्लिसरेडिहाइड के दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। अब इन दोनों को अलग करें तो कैसे करें, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें जब मतलब ये स्ट्रक्चर बनानी है या ये स्ट्रक्चर बनानी है। ग्लिसरेडिहाइड बोला किसी ने ये बनाई, किसी ने ये बनाई, जबकि दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, तो हम कैसे पता करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका बताया गया, एक इंडियन साइंटिस्ट को ये काम दिया गया था, और जब उसको काम दिया गया उसको 7 दिन का टाइम दिया गया था। जब 7 दिन का टाइम दिया गया तो आप सभी को पता है कि इंडियन थोड़े आलसी भी होते हैं, तो फिर क्या हुआ कि 7 दिन बीत गए और उसको वापस अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब उसने कुछ भी काम नहीं करा हुआ, और हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो देखो हम हर एक टॉप पोजीशन पे जाकर के बैठ जाते हैं, भले कोई भी कंट्री हो, कोई भी जगह हो, है ना। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो मेंटल स्टेट होता है हमारा वो भी बहुत अच्छे से सोच पाता है ना। उस बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके अंदर आप लोग देखो क्या बताया गया था, बहुत सिंपल सा तरीका। उसने देखा क्योंकि उसने कुछ काम नहीं किया था, तो फिर जब उसने
अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें ये बोला बहुत सिंपल है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको ये लगेगा कि इसमें OH जो है वो मतलब राइट साइड में है और इसमें OH लेफ्ट साइड में है। तो सारे लोगों का तो इससे क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है ना, उससे हमें क्या मतलब है, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ये बताओ। तो उसने कहा बहुत सिंपल है वो, इसको देखो ये राइट साइड में है और इसको देखो ये लेफ्ट साइड में है, तो राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं। तो बस अगर राइट को हिंदी में दायां बोलते हैं तो इसको डी लिख दो, और इसको ये लेफ्ट है क्या, तो लेफ्ट को इंग्लिश में रख दो, एक हिंदी रख दो एक इंग्लिश रख दो, आपकी बात रहेगी हमारी भी बात रहेगी। मैं इंडिया से तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, तुम इंग्लिश वाले हो तो तुम इंग्लिश में इसको लेफ्ट लिख दो, तो लेफ्ट को एल से लिखा जाता है, तो बस बन गया। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन गया डी कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन गया एल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है तो उसको आप लिखेंगे एल, और अगर OH राइट हैंड साइड के अंदर है तो आप उसको क्या लिखेंगे, डी, क्योंकि डी से होता है दायां, लेफ्ट से होता है एल, मतलब स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो एल जो आता है वो लेफ्ट से आया था, डी जो आया है वो दाएं से आया है, तो एक हिंदी का है और एक इंग्लिश का है। क्लियर है। तो फिर सारे साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा कैसे हो गया, बस ऐसा हो गया। ठीक है, चलो साइंटिस्ट ने सोचा चलो ठीक है, एक चीज़ तो सॉल्व हो चुकी है। फिर आप सभी को पता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो कुछ ना कुछ नए मॉलिक्यूल्स बनाते रहते हैं। तो उसमें से एक साइंटिस्ट ने बोला कि चलो इसमें तो कितने कायरल सेंटर है, सिर्फ 1 कायरल सेंटर है और 1 ही OH ग्रुप है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड लिया, ये वाला, और यहाँ उसने लिखा H, यहाँ उसने लिखा OH, यहाँ उसने लिखा H, यहाँ लिख दिया OH, और यहाँ उसने लिख दिया CH2OH। उससे पूछा गया अब हम इसको किस तरीके से पता करेंगे कि ये D है कि L है। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें देखो OH ग्रुप किधर के साइड दिख रहे हैं, OH ग्रुप दिस साइड दिखे हैं, OH ग्रुप दाएं साइड दिख रहे हैं क्या, OH ग्रुप दाएं साइड दिख रहे हैं तो आप इसको D बोल दो। अगर OH ग्रुप दाएं साइड दिख रहे हैं तो आप इसको D बोल देंगे, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे D, ये हो गया D। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, नया साइंटिस्ट आया, उसने तो अपनी बेइज्जती करवा ली थी, नया साइंटिस्ट आया, अच्छा चलो ठीक है, अब ये बताओ आप इसको क्या बोलेंगे, इसको डी बोलोगे कि किसको एल बोलोगे। तो फिर वो साइंटिस्ट सोचा कि यार अब इसको क्या बोलेंगे, है ना, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, हम इसको डी भी बोल सकते हैं, हम इसको एल भी बोल सकते हैं। मैं इस OH को देखूँ तो डी से बताएगा और मैं इस OH को देखूँ तो ये एल बता रहा होगा, तो ये तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। फिर उसने 2 सेकंड लिए और 2 सेकंड लेकर के पूछा कि यार तुम लोग क्या मतलब क्या करना चाहते हो। तो इसमें सिंपल है, जो भी कायरल सेंटर फंक्शनल ग्रुप या फर्स्ट प्रायोरिटी या जो टॉप पोजीशन है वहाँ से जितना ज़्यादा दूर हो, आप सबसे दूर वाला कायरल सेंटर सेलेक्ट कर लो। दूर वाले कायरल सेंटर पर जो OH ग्रुप लगा हुआ होगा उस OH के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर लो, D और L डिसाइड कर लो। तो सबसे दूर कौन सा है, ये वाला, है ना, सबसे भाई दूर की नज़र रखनी चाहिए, दूर की सोच, है ना। तो बस सबसे दूर वाला कौन सा है, ये वाला। सो सबसे दूर वाला देखें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे दूर वाला कायरल सेंटर देखें, दूर वाला, ठीक है, सबसे दूर वाला कौन सा है, ये। इसमें OH किधर आ रहा है, लेफ्ट की राइट, सॉरी गलत बोल दिया, राइट की लेफ्ट, ठीक है। तो ये कि लेफ्ट की साइड आ रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट ने सोचा चलो ठीक है यार ये तो हो गया, मतलब हम इसको फंसा तो नहीं सकते। अब एक साइंटिस्ट और था, उस साइंटिस्ट ने नहीं कहा कि चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो सारे सेम आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ही आ रहे हैं, मैं अमीनो एसिड लेके आता हूँ। ठीक है। उसने क्या किया कि उसने एक अमीनो एसिड लिखा, देखना ध्यान से। अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से लिखा उसने, CH3, यहाँ लिख दिया H और यहाँ लिख दिया उसने NH2। उसने कहा चलो ठीक है, अब बार बार कार्बोहाइड्रेट पूछे जा रहे हैं, मैं अमीनो एसिड में पूछता हूँ, क्या पता फंस जाए, अमीनो एसिड नहीं बता पाए। उसने कहा कि अमीनो एसिड है मेरे पास में, आप अमीनो एसिड के अंदर बताओ कि अमीनो एसिड में कैसे पता करेंगे D और L। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में लगा रहे थे वैसे अमीनो एसिड में लगा दो, जैसे OH ग्रुप को देख रहे थे वैसे NH2 ग्रुप को देख लो, कौन मना कर रहा है आपको। तो यहाँ NH2 ग्रुप किधर की साइड, दाएं साइड, तो ये D अमीनो एसिड हो गया, D अमीनो, ठीक है, सही है ना, कमीनो, सॉरी अमीनो नॉट कमीनो। और इसका मिरर इमेज बनाओ तो क्या बनेगा, NH2, फिर यहाँ क्या आएगा बताओ, COOH, यहाँ क्या आएगा CH3, यहाँ क्या आएगा H, सही है क्या। और ये किधर दिख रहा है आपको, लेफ्ट की साइड दिख रहा है, तो L, तो अमीनो लगा दो, ठीक है। तो L अमीनो आ गया और ये D अमीनो आ गया। क्लियर है। अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो नाम बताएं आप लोग, इसका क्या नाम है,
इसका आपको नाम बताना है, ये कौन सा अमीनो एसिड है, और ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ध्यान रखना। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत बार नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसमें कितने कायरल सेंटर होंगे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें सबसे कम कायरल सेंटर हो, उसका नाम बताओ कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है। तो आप इसका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे कि इसका नाम क्या होगा। नहीं आता है आप बायोमोलिक्यूल खोलें, बायोमोलिक्यूल में आपको ये दिखेगा, मैं नहीं बता रहा है ना, मैंने इसका बता दिया, आपको इसका आंसर खुद से ढूंढना है। चलो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर साइंटिस्ट का और दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो सारे आंसर दे रहा है, इसको किस तरीके से फंसाया जाए, नहीं तो ये तो फिर नोबेल प्राइज़ लेके चला जाएगा, है ना। तो उन्होंने थोड़ी अपनी क्या है बुद्धि लगानी स्टार्ट करी, और उसमें से एक साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं रुको, अभी थोड़ा रुको ज़रा, यहाँ मैंने H लिख दिया, यहाँ मैंने NH2 लिख दिया, यहाँ मैंने OH लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया H, और यहाँ मैंने लिख दिया मान लो CH2OH। उसने कहा कि चलो ठीक है, अब बताओ इसके अंदर किस तरीके से हम लोग करेंगे। इसमें तो OH ग्रुप भी है, इसमें तो NH2 ग्रुप भी है, इसमें आपको दोनों ग्रुप मिलेंगे, फिर दोनों ग्रुप में कैसे करोगे। तो उसने कहा कि बहुत ही सिंपल है भाई, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको एक काम करना है, जो दूर वाला NH2 ग्रुप होता है, आप NH2 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, OH को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो जो दूर वाला OH ग्रुप दिख रहा है आपको, सॉरी नॉट OH ग्रुप, NH2 ग्रुप दिख रहा है, NH2 ग्रुप से आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। यहाँ NH2 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ NH2 दाएं साइड दिख रहा है, तो आप इसको D फॉर्म बोल दो। अगर NH2 लेफ्ट साइड होता तो उसको L बोल दो, है ना। फिर एक एग्जाम्पल बनाया गया कुछ इस तरीके से, यहाँ लिखा गया CH2OH, ठीक है, और यहाँ क्या आया H, फिर यहाँ क्या आया H, फिर यहाँ क्या मिला NH2, और यहाँ मिला OH, और यहाँ मिला NH2, और यहाँ मिला H, सही है। तो इसमें भी पूछा गया, तो इसमें भी बहुत सिंपल है, उसने कहा कि दूर का देखो, दूर का NH2 देखना है हमें, तो ये दूर वाला NH2 इधर लेफ्ट साइड में है, तो इसको कौन सा फॉर्म बोल देंगे हम लोग, हम इसको L फॉर्म बोल देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, D और L कॉन्फ़िगरेशन को असाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया था। तो अब दिक्कत ये आती है कि क्या ये फेल हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये फेल हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके अंदर ये असाइन नहीं कर पाता है, और जब ये असाइन नहीं कर पाएगा तो फिर ये फेल हो जाएगा, और धीरे धीरे जब फेल होता दिखेगा तो एक नया साइंटिस्ट आएगा और वो अपने नया जो है कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, जो कि RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बीच में एक कॉन्फ़िगरेशन और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। एराइथ्रो एंड थ्रियो इसको बोला जाता है, ये आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जब 1 कायरल सेंटर का पढ़ते हैं तो इसको ग्लिसरल्डिहाइड बोला जाता है, और अगर हमारे पास में 2 अगर कायरल सेंटर वाला होता है तो उसको हम लोग एरिथ्रो एंड थ्रियो लिखते हैं, जब दोनों सेम होते हैं, ये वाला, सही है। अगर आपके पास में ये वाला सिस्टम है तो इसके अंदर जैसे देखो OH OH सेम है ना, इस तरीके से कंपाउंड्स अगर आपको दिखेंगे तो आप इसमें एराइथ्रो एंड थ्रियो जो कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं। एराइथ्रो एंड थ्रियो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बायोमोलिक्यूल के अंदर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं, है ना। कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट DL है, RS है ना। RS को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये DL कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ये पूरी थ्योरी थी, मतलब पूरा का पूरा एक स्टोरी थी, नॉट थ्योरी, ये किस तरीके से बन सकता है या किस तरीके से केस आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आप NCERT से पढ़ सकते, NCERT में तो शायद दे रखा होगा, तो नहीं दे रखा, आप किसी भी रेफरेंस बुक को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट पे मिल जाएगा आपको। थ्योरी वाइज अगर आपको पढ़ना हो तो आप थ्योरी वाइज वहाँ से पढ़ सकते हो, या मैंने थ्योरी नहीं करवाई है, मेन आपको एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि इसको लिखा कैसे जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि DL कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, थ्योरी लिख के बताओ। आपसे तो कंपाउंड दिया गया होगा और ये पूछा जाएगा ये D है या फिर ये L है, सही है। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और उन एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर अपने क्लास को कंप्लीट करते हैं। चलिए और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इतने ज़्यादा एग्जांपल्स तो नहीं है, और वैसे आप लोग देखना चाहें तो कुछ एक एग्जांपल हमारे पास में है, अभी हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं। बाकी इतने ज़्यादा एग्जांपल इस पर बनते नहीं हैं, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं कर रहे हैं। आपको ही बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड D है और कौन सा कंपाउंड L है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो उसने क्या कहा था, सबसे दूर वाला OH सेलेक्ट करो। सबसे दूर वाला OH किधर की तरफ दिख रहा है, दाएं की तरफ, तो ये दायां हो गया। सबसे दूर वाला OH कहाँ दिख रहा है, दाएं की तरफ, तो ये दायां हो गया।
ये ध्यान रखना, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और ये किसकी स्ट्रक्चर है बताओ, ये है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। आप इसके एल फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि ये ग्लूकोन डी हो गया, यानी डी ग्लूकोज हो गया और ये डी फ्रक्टोज हो गया, सही है। इसी तरीके से आप इसको भी बता सकते हो, लास्ट वाला OH कहाँ दिख रहा है आपको, लास्ट वाला OH आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो आप इसको L लिख दो। इस वाले में आपको बताना है कि इसके अंदर D होगा कि L होगा, तो ध्यान रखना ना तो इसमें D होगा ना ही इसमें L होगा। सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें D और L असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको RS कॉन्फ़िगरेशन ही असाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सही है। सो इसके अंदर जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, और अगर ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा तो आप इसमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो असाइन नहीं कर सकते। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो हमने वो सारे एग्जाम्पल करे हैं जिनके अंदर कायरल सेंटर हो प्लस साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट हो, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। जबकि ये वाला जो है ये क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से आप इसमें डीएल कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से वो साइंटिस्ट जो था वो यहाँ आकर के फेल हो गया और फिर हम लोगों ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करा। आप इस पर आरएस असाइन तो कर सकते हो क्योंकि हर कायरल सेंटर पर आरएस असाइन करा जा सकता है, लेकिन आप इस पर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा डीएल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरे टॉपिक्स के बारे में, जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एनेंशियमर्स एंड डाइस्टेमर्स क्या होते हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग रेसमिक मिक्सचर और किस तरीके से हम लोग टोटल स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करते हैं वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।